नमस्ते मेरे प्यारे साथी। आज की रात हम एक बेहद नरम और सपनों जैसी कहानी में कदम रखने जा रहे हैं, जिसका नाम है पंचायत का झूठा इल्जाम। गांव में अचानक चोरी होती है और बिना सबूत के पंचायत एक गरीब परिवार पर उंगली उठा देती है। बेवजह का इल्जाम, बेबसी का बोझ। लेकिन वक्त हमेशा सच को सामने लाता है। जब असली चोर पकड़ में आता है तो पूरा गांव अपने ही जल्दबाज फैसले पर शर्मिंदा हो उठता है। यह कोई साधारण दास्तान नहीं, ये उन दिनों की झलक है जब लोग ताले और चाबियां भूलकर भरोसे में जीते थे और जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत एक दूसरे की इज्जत और मुस्कान हुआ करती थी। जैसे जैसे आप इस कहानी में बहते जाएंगे, मन की उलझनें ढीली पड़ेंगी, सांसें गहरी होंगी और पलकें अपने आप भारी होने लगेंगी। अगर ऐसी सुकून भरी कहानियां आपको भी मीठी नींद की ओर ले जाती हैं, तो इस सफर में साथ बने रहिए, क्योंकि यहां हर कुछ दिनों में एक नई रात, एक नई कहानी आपको सपनों की गोद में सुलाने आती है। अब जरा आप बताइए, आप किस शहर और कौन से गांव की खामोशी से हमें सुन रहे हैं और आपकी घड़ी इस वक्त रात का कौन सा पहर दिखा रही है। आपका हर छोटा सा कमेंट और हर प्यार भरा इशारा हमें यह एहसास दिलाता है कि आप वहीं कहीं पास बैठे हैं और इस नींद भरे सफर में मेरे साथ चल रहे हैं। तो अब आइए, रोशनी मंद कर लीजिए, पंखे या रात की हवा की सरसराहट को सुनिए और धीरे से आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं उस चौपाल की ओर जहां सच और झूठ की कसौटी पर लोगों की तकदीर तय होती है, जहां गलतफहमी और इल्जाम के बीच आखिरकार भरोसा जीतता है और नींद सुकून की चादर बनकर आपका इंतजार कर रही है। ग्राम उमरपुर में सुबह की हवा मिट्टी की खुशबू से भरी रहती थी। गांव छोटा था, पर लोगों का दिल बड़ा। कम से कम ऊपर से देखो तो ऐसा ही लगता था। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक मिट्टी का घर था। छत पर खपरैल, दीवारों पर गोबर लीपा लेपन और आंगन में एक नीम का पेड़। यही घर था रामस्वरूप का। उम्र लगभग 55, गांव के गिने चुने ईमानदार और मेहनती लोगों में से एक। उस सुबह वह नियम के नीचे खटिया पर बैठा बीड़ी सुलगा रहा था। बीड़ी से उठता धुआं और उसकी आंखों में बसी थकान, दोनों जैसे जीवन की तपिश और धूल की कहानी कह रहे थे। उसके सामने मिट्टी के चूल्हे से धुआं उठ रहा था, जहां उसकी पत्नी धनिया रोटियां सेक रही थीं। धनिया ने धीरे से कहा, आज सवेरे ही गोमती बुआ भोर के कुएं से पानी भरते हुए कह रही थीं कि कल रात फिर किसी की अलमारी टूटी है। गांव वाले कह रहे हैं यह चोरी करने वाला कोई अपने ही गांव का है। रामस्वरूप ने बीड़ी बुझाई और धीरे से बोला, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, शक करना सबसे आसान होता है। उनकी 10 साल की बेटी गुड़िया मिट्टी की हंडिया में से चाय निकाल कर लाई। उसकी आंखों में मासूम चमक थी। बाबूजी, चाय। रामस्वरूप ने प्यार से सिर पर हाथ रखा। मेरी गुड़िया तो सुबह जैसे खुशियों की रोशनी लेकर आती है। धनिया थोड़ा मुस्कुराई, लेकिन भीतर की चिंता उसके चेहरे पर छुपी नहीं थी। उसी समय खटिया के पास से मोहन उठकर आया। 18 साल का नौजवान, गठीला शरीर, मेहनती, पर आंखों में संघर्षों की जिद और बेचैनी। उसने कहा, बाबूजी, मैं सोच रहा हूं शहर चला जाऊं। कोई काम पकड़ बेच लूंगा। वहां यहां जमीन से जितना निकालते हैं सब तो बीज, खाद और साहूकार खा जाते हैं। रामस्वरूप ने उसकी ओर गौर से देखा। मैं जानता हूं कि तुम अपने परिवार का भला चाहते हो बेटा, मगर शहर की जिंदगी आसान नहीं। वहां कोई अपना नहीं होता। वहां मेहनत के साथ साथ दुनिया का धोखा भी मिलता है। मोहन चुप हो गया। थोड़ी देर तक वो बस जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियों को देखते हुए सोचता रहा। गुड़िया हंसते हुए बोली, भैया, तुम जाओगे तो मैं किसके साथ कुएं से पानी भरूंगी। मोहन ने उसके सिर को हल्के से थपथपाया। अभी तो यही हूं, तू चिंता ना कर। घर के भीतर से एक मिट्टी के बर्तन में भात की महक आ रही थी। बाहर आंगन में गौ माता रंभा रही थीं, जैसे दिनचर्या की एक सरल धुन बज रही हो। रामस्वरूप ने उठकर बांस की लाठी ली और बोला, चली धनिया, खेत देखें।
आज पानी देना जरूरी है वरना फसल मुरझा जाएगी। आंगन से निकलते ही गांव की पगडंडी मिली, जिस पर कुछ औरतें सिर पर गड्ढा रखे जा रही थीं। सब एक दूसरे से चोरी की बात करते करते चल रही थीं। रामस्वरूप जब उनके पास से निकला तो दो औरतों ने धीरे से सिर झुकाकर नमस्ते किया। उनके मन में रामस्वरूप के प्रति सम्मान था, क्योंकि वह कभी किसी का नुकसान नहीं चाहता था। फिर भी डर और शक का बादल चारों ओर था। खेत पर पहुंचकर रामस्वरूप मिट्टी उठाकर हथेली पर देखता है। नमी कम हो गई है, आज देर तक पानी देना पड़ेगा। मोहन भी साथ आया और खेत में नाली साफ करने लगा। पिता पुत्र थोड़ी देर बिना बोले काम करते रहे। बीच बीच में दूर से बैलों की घंटियों की आवाज सुनाई पड़ती थी। गांव के माहौल में एक ओर मेहनत के गीत थे, दूसरी ओर चोरी का साया जो सबके मन में डर सा भर रहा था। दोपहर तक गांव में यह बात फैल चुकी थी कि आज शाम प्रधान भोलाराम ने पंचायत बिठाने की घोषणा कर दी है। बनवारी साहू, जिसने चोरी का सबसे बड़ा शोर मचाया था, जोर लगा रहा था कि कोई गरीब ही ये सब करता है, जिसका कुछ खोने का डर ही नहीं। कुछ लोगों ने रामस्वरूप की गरीबी को लेकर कानाफूसी शुरू कर दी। उसके पास तो खेत भी आधा है, कभी कभी पैसे की तंगी रहती है, हो सकता है, किसी ने धीमे से कहा। यह सुनकर मोहन का दिल अंदर से कांप गया। वह दूर से ये बातें सुन भी रहा था और सह नहीं पा रहा था। उसने वापस खेत से लौटते हुए पिता से पूछा, लोग हमें भी शक की नजर से देखते हैं क्या? रामस्वरूप ने शांत आवाज में कहा, बेटा, जिसने जीवन में सच्चाई को पकड़ा हो उसे इन बातों से डरने की जरूरत नहीं। पर हां, दुनिया कभी कभी सच को पहचानने में देर लेती है। मोहन की आंखों में पानी आ गया। उसने पहली बार महसूस किया कि इज्जत कितनी कीमती होती है और बदनामी कितनी जल्दी किसी पर फेंक दी जाती है। शाम को जब वे घर लौटे तो धनिया ने बताया कि गांव के कुछ लोग आज पंचायत घर की चौपाल में इकट्ठा हो रहे हैं। रामस्वरूप ने कोई उत्तर नहीं दिया, सिर्फ नीम के नीचे बैठकर आंखें बंद कर लीं। गुड़िया उनके पैरों के पास आकर बैठ गई। बाबूजी, क्या हुआ? आप परेशान हैं? रामस्वरूप ने धीरे से कहा। कुछ नहीं बेटी, बस हवा में कुछ भारीपन है। धनिया ने आकर उनके पास बैठते हुए कहा, सुनो, जो भी हो, हमें सच पर अटल रहना है। रामस्वरूप ने उसका हाथ पकड़ा। हमारा सच ही हमारी ताकत है, चाहे दुनिया जो भी कहे। उस रात आकाश में तारे तो चमक रहे थे, पर धरती पर किसी अनजानी आशंका का अंधेरा उतर चुका था। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, जैसे कोई आने वाली मुसीबत की दस्तक दे रहे हों। गांव की चौपाल सुबह से ही कुछ ज्यादा ही हलचल में थी। आमतौर पर चौपाल पर धीरे धीरे बुजुर्ग जमा होते, हुक्का चलता, हंसी मजाक होता और शाम तक गप्पों में दिन कटता। मगर आज माहौल तनावपूर्ण था। सरपंच भोलाराम की आवाज बार बार सुनाई दे रही थी, ऐसा नहीं चल सकता, गांव का नाम बदनाम हो रहा है। भोलाराम लगभग 55 साल का गठीला आदमी था, गहरी मूछें और बड़ी सी तोंद के साथ। गांव का प्रधान होने का घमंड उसकी चाल में झलकता था। उसके साथ उसके खास बनवारी साहू और हरिया भी बैठे थे। बनवारी वही था जिसके घर पहली चोरी हुई थी। वह अंदर से क्रोधित था और चाहता था कि कोई न कोई तुरंत पकड़ में आए। पंचायत आज शाम को होगी, भोलाराम ने ऊंची आवाज में सबको बताया। जिसने भी चोरी की है उसे सजा मिलेगी, ये तय है। गांव के लोगों में कानाफूसी बढ़ गई। कोई कहता, गरीबों की लगती है हर बार, अमीर तो खुद चोरी करे तब भी बच निकले। किसी ने धीरे से नाम लिया, रामस्वरूप भी कर्ज में है और उसके बेटे को शहर जाने की जल्दी है। किसी और ने जवाब दिया। पर रामस्वरूप ने कभी झूठ नहीं बोला, ना ही किसी का हक छीना। इन सब के बीच रामस्वरूप का परिवार अपने काम में लगा था। उन्हें पता था कि पंचायत बुलाई जा रही है, पर क्या आरोप उन पर भी आ सकता है? यह सोचकर भी मन कांप उठता।
धनिया ने घर के बाहर झाड़ू लगाते हुए देखा कि 2-3 औरतें दूर खड़ी होकर उसकी ओर इशारे कर रही थीं। वह सब सुन तो नहीं पाई, लेकिन उनकी आंखों में शक था। धनिया ने खुद को संभालते हुए रामस्वरूप को आवाज दी, सुनिए जी, लगता है आज की पंचायत में कुछ उल्टा सीधा न हो जाए। आप भी चलिए, शाम को चुप रहना भी कभी कभी गुनाह समझा जाता है। रामस्वरूप ने सिर हिलाया, मैं जाऊंगा, लेकिन सच बोलूंगा। जो नहीं किया उसका डर क्यों? उधर मोहन पेड़ के नीचे खड़ा सब सुन रहा था। उसका मन कर रहा था कि भोला राम या बनवारी से जाकर कह दे, सबसे पहले मेरे घर की तलाशी ले लो। मगर पिता की इज्जत के बिना कुछ बोलना उसे गलत लग रहा था। शाम के करीब जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, पंचायत की चौपाल में लोग इकट्ठा होने लगे। खाटें बिछा दी गई थीं। गांव के लगभग सभी मर्द और कुछ औरतें भी दूर खड़ी थीं। भोला राम प्रधान की कुर्सी चौपाल के बीच में रखी गई थी। उसके बगल में पंच बैठे थे, बनवारी, हरिया, रामपाल और 2 अन्य बुजुर्ग। सबसे पहले बनवारी बोल उठा, पता नहीं कौन इतना नीच निकल आया है हमारे गांव में। कल रात मेरे गेहूं की बोरी गई और आज लाला हरिराम की दुकान से पैसे चुराए गए। ये कोई सिर फिरा बहरा आदमी नहीं, बल्कि सोच समझकर चोरी करता है। हरिया ने कहा, हमें ऐसे घरों को देखना होगा जिनके पास काम नहीं, पैसा नहीं और जरूरत ज्यादा। उसने इशारे से कहा, जैसे कि रामस्वरूप का घर। कुछ लोग चुप हो गए। रामस्वरूप वहां पहुंचा ही था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में तेज था। वह आकर पीछे खड़ा हो गया। भोला राम ने उसे देखते ही कहा, रामस्वरूप, तू भी बैठ जा। तेरा नाम भी खराब लोगों की सूची में लिया जा रहा है। रामस्वरूप ने धैर्य से कहा, मगर प्रधान जी, नाम लेने से कोई दोषी नहीं बनता। एक क्षण को भोला राम को भी शर्म सी लगी, पर वो अपनी पंचायत की सत्ता दिखाते हुए बोला, हम जांच करेंगे। तूने कुछ किया या नहीं, ये पंचायत तय करेगी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। चूल्हों का धुआं गांव में फैल रहा था, पर चौपाल की हवा में फैसले की आग थी। कुछ बूढ़े लोगों ने धीरे धीरे कहा, रामस्वरूप को तो हमेशा मेहनत करते देखा है, ऐसा वो क्यों करेगा? पर पंचायत के आगे ज्यादा कोई आवाज उठाना नहीं चाहता था। तभी मोहन भी वहां पहुंच गया और बेचैनी से बोला, यदि आप लोगों को शक है तो सबसे पहले हमारे घर की तलाशी ले लो। मैं खुद ले चलूंगा, मगर बिना सबूत हमें बदनाम मत करो। बनवारी गुस्से में बोला, ऐ लड़के, पंचायत के सामने जबान मत लड़ाओ, हम गांव के बड़े हैं। रामस्वरूप ने बेटे को शांत किया। मोहन, पीछे हट। पंचायत के सामने तमीज से पेश आना चाहिए। फिर वह पंचायत की ओर मुड़ा, मेरा पूरा घर आप सबके सामने है, चाहे तो तलाशी ले लीजिए। मगर हां, सच्ची बात यह है कि चोर कोई और है, और जब वह पकड़ा जाएगा तब भगवान जाने कितना पछताना पड़ेगा सबको। भोला राम ने कहा, ठीक है, कल सुबह जो चाहेगा वो तेरे घर की तलाशी कर सकता है। और इसी के साथ उस दिन की पंचायत भंग कर दी गई। रामस्वरूप घर लौटते हुए बस इतना ही बोला, आज मेरी इज्जत पर पहली बार उंगली उठी है, लेकिन मैं तुम्हारी मां की कसम खाता हूं, मैंने कभी किसी का एक दाना तक नहीं छीना। मोहन की आंखें भर आईं। रात को घर में चूल्हा जल रहा था, पर मन में आग थी। गुड़िया खामोशी से पिता के पास बैठी रही। धनिया ने मोहन से कहा, बेटा, गुस्से से नहीं, धीरज से लड़ाई जीतनी होती है। रामस्वरूप ने बाहर आकाश की ओर देखा। चांदनी बिखरी थी, पर दिल में अंधेरा गहरा। उस रात नींद किसी को नहीं आई। उन्हें मालूम था कि जब शक का बीज बोया जाता है तो फसल में बदनामी उगती है। गांव की गलियों में रात का सन्नाटा उतर चुका था। लोग चुपचाप अपने दरवाजों को अंदर से कुंडी लगाकर सो जाने की कोशिश कर रहे थे। पहले चोरी ने लोगों को थोड़ा परेशान किया था, लेकिन अब यह रोज की चर्चा बन चुकी थी। चारों ओर एक अनकहा भय महसूस होने लगा। रामस्वरूप के घर में परिवार तो थक कर लेट गया था, लेकिन नींद किसी की भी आंखों में नहीं थी।
मोहन दीवार के सहारे बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार हो। उसने मन में ठान ली थी कि अगर कोई चोर गांव में घूम रहा है तो वह उसे पकड़ने की कोशिश करेगा, चाहे जो हो। धनिया धीरे से पास आई और बोली, सो जाओ बेटा, रात भर जागकर क्या पाएगा। मोहन ने धीमे स्वर में कहा, नींद तब आएगी मां, जब ये जालिम लोग हम पर शक करना बंद करेंगे। रामस्वरूप ने भी अलमारी के पास रखा अपना पुराना लाठी उठाया और बोला, आज मैं भी बाहर बैठूंगा। कभी कभी खुद को ही सच्चाई का पहरेदार बनना पड़ता है। गुड़िया भय से सिमटी रही। उसने चुपचाप अपने पिता के हाथ को पकड़ लिया। गांव से कुछ दूर एक पुराने पीपल के पास लालू नाम का युवक धीरे धीरे चलता दिखाई दिया। वही असली चोर, उम्र लगभग 22-23, लंबे बाल, आंखों में धूर्त चमक और चाल में शैतानी चालाकी। गांव में वह अक्सर इधर उधर आवारा घूमता था, लेकिन किसी ने उस पर गहरी नजर नहीं रखी थी, क्योंकि वह बाहर वालों के साथ भी उठता बैठता था। उसके पास एक बोरा था जिसमें कुछ छोटा मोटा सामान था, शायद वही जो पिछली रात की चोरी से उठाया गया था। लालू ने अपने एक दोस्त मुच्छड़ हरिया, जो गांव के बाहर का गुंडा था, से मिलने की योजना बनाई थी। वह बोरा रखकर बोला, अब भी 2-3 जगह और खाली हैं गांव में। असली माल अब निकलना है और ऊपर से सारा दोष किसी और पर जा रहा है। हरिया ने हंसते हुए कहा, और वो गरीबी वाला रामस्वरूप तो वैसे भी सबकी जुबान पर आ चुका है। लालू हंस पड़ा, बस थोड़े दिन और, उसके बाद हम दोनों शहर निकलेंगे। उनकी बातें तेज हंसी के साथ गूंजती रहीं और अंधेरे में उनका चेहरा ओझल हो गया। इधर चौपाल के पास कुछ नौजवानों ने मिलकर पहरा देने का फैसला किया। 4-5 लड़के डंडे लेकर बैठे थे। लक्ष्मण, घनश्याम और 2 और लड़के। वे लगातार सड़क की ओर देखते रहे। लक्ष्मण ने थके हुए स्वर में कहा, अगर हम लोग रात रात भर जागेंगे तो चोरी रुकेगी, लेकिन सुबह खेत में काम कौन करेगा। घनश्याम बोला, जागना जरूरी है भाई, कम से कम पंचायत को दिखाना होगा कि हम खाली नहीं बैठे। इसी समय रामस्वरूप और मोहन भी वहां पहुंचे। उन्हें देखकर लड़के थोड़ा शांत हो गए। मोहन ने कहा, हम भी साथ रात बैठेंगे, कम से कम गांव को पता हो कि हम कुछ छिपा नहीं रहे। लक्ष्मण ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, नहीं मोहन, तुम्हारे यहां पंचायत कल तलाशी लेने वाली है, तो तुम लोग क्यों अपना नींद खराब करो। मोहन ने तीखी नजर से उसे देखा, मगर कुछ बोला नहीं। रामस्वरूप ने वहीं एक पत्थर पर बैठते हुए शांत स्वर में कहा, शक का जवाब काम से दिया जाए तो वो सच में बदलता है। ये सुनकर बाकी लड़कों ने भी सिर झुकाया और चुपचाप अपनी निगाहें सड़क पर गड़ा दी। रात के लगभग 2 बजे होंगे। एक छाया दूर से तेजी से गांव की चौहदियों के बगल से भागती दिखी। घनश्याम ने चिल्लाकर कहा, अरे वो कौन है। सब लड़के डंडे लेकर दौड़े। मोहन भी उनके साथ भागा। छाया किसी झाड़ी की ओर मुड़ गई, मगर इतनी रात की दौड़ ने लड़कों को थका ही दिया था। कुछ देर तक दौड़ने के बाद वह छाया दिखना बंद हो गई। मोहन हांफता हुआ रुका। उसने कहा, जरूर वही चोर रहा होगा, पर हम पकड़ नहीं पाए। रामस्वरूप ने धीरे से बोला, उसकी चाल से लगा कि कोई गांव का ही है, क्योंकि रास्ते उसे मालूम थे। सबके मन में लालू या किसी और का शक आया, लेकिन कोई नाम नहीं बोला गया। सूरज उगा तो गांव में थकी हुई आंखों वाले लोग चौपाल की ओर फिर जमा होने लगे। भोलाराम प्रधान ने ऐलान किया, आज कुछ घरों की तलाशी ली जाएगी। सबसे पहले रामस्वरूप का, फिर 2 और गरीब घरों का। रामस्वरूप ने पहले से ही खुद को अंदर से तैयार कर लिया था। उसे अपने ऊपर भरोसा था, लेकिन अपमान का एहसास मन के भीतर चुभन पैदा कर रहा था। धनिया ने सुबह पुकार कर कहा, रामस्वरूप, जो होना है हो जाने दो, बस तुम सच पर डटे रहना। मोहन बाहर खड़ा था, आंखों में गुस्सा था, लेकिन पिता के सामने संयम रखे था। उधर लालू ने सोचा कि आज पंचायत के सामने से बचना जरूरी है,
इसलिए उसने चोरी का सामान अगले गांव में भेजने की योजना बनाई। वह बोरा उठाकर खेतों के पीछे की पगडंडी से निकल रहा था, तभी दो बच्चों ने उसे देखा। बच्चों को कुछ अजीब लगा, पर वह डरा नहीं। लालू ने हंसकर कहा, किसी को बताना मत, नहीं तो भोलाराम पकड़ लेगा। बच्चों को लगा मजाक चल रहा है। लालू धीरे धीरे गांव से दूर निकल गया। रामस्वरूप के घर की तलाशी शुरू होने वाली थी। आधा गांव तमाशा देखने आ चुका था। कई लोग खड़े थे। पंचायत के सदस्य तलाशी के लिए भीतर जा रहे थे। रामस्वरूप दरवाजे पर खड़ा रहा, सिर ऊंचा किए। धनिया आंखों में आंसू रोकती रही और गुड़िया उसकी गोद में चुप बैठी थी। मोहन की मुट्ठियां बंधी थीं। रामस्वरूप ने मन में भगवान से कहा, सत्यमेव जयते, जो सच है वही सामने आए। और इसी सन्नाटे के साथ एक नया मोड़ आने वाला था, क्योंकि असली चोर बहुत दूर नहीं था और किसी न किसी मोड़ पर वह पकड़ा जाने वाला था। गांव उमरपुर की सुबह आज कुछ अलग थी। लोगों के मन में कल की तलाशी का असर था। पंचायत ने रामस्वरूप के घर को कोना कोना छाना, पर कुछ नहीं मिला। यह बात कुछ लोगों को चुभ रही थी, जो पहले से ही उसे दोषी मान चुके थे। लेकिन कुछ लोगों के मन में अब एक छोटा सा सवाल जन्म ले चुका था। अगर वह चोर नहीं तो फिर कौन? भोलाराम चौपाल पर लाठी हाथ में लिए बैठा था, आंखों में असंतोष। बनवारी ने धीरे से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें किसी और दिशा में सोचना पड़े? भोलाराम ने गहरी सांस ली। मैं आज भी मानता हूं कि चोर कोई यहीं का है, पर अगर आज रात कुछ और हुआ तो शायद पंचायत को नया फैसला लेना पड़ेगा। उधर लालू अपने अगले बड़े काम की तैयारी कर चुका था। उसे लगा कि अब सभी की नजर रामस्वरूप और कुछ गरीब घरों पर लगी है, तो यह सही वक्त है किसी अमीर घर को निशाना बनाने का, ताकि चोरी का शक उनके ऊपर से हटे ही नहीं और गांव में डर और बढ़ जाए। रात को करीब 10 बजे लालू बनवारी साहू के घर की पिछली दीवार फांदकर अंदर गया। बनवारी की अलमारी में रखा नगद और कुछ जेवर चुपचाप उठाए। उसने इतनी सफाई से काम किया कि कोई आवाज तक नहीं हुई। फिर वह उसी बोरे के साथ झाड़ियों की ओर निकल गया, चांदनी में भागता हुआ। उसकी आंखों में जीत और घमंड झलक रहा था। सुबह बनवारी के घर से चीख पुकार की आवाज आई, लूट हो गई, पूरा घर साफ हो गया। औरतें रोने लगीं। बनवारी माथा पकड़कर बैठ गया। उसके घर से सचमुच बड़ा माल गया था। गांव के लोग दौड़े चले आए। सरपंच भोलाराम भी हड़बड़ा कर आया। यह कैसे हुआ? हमने तो कल तलाशी भी की, फिर भी चोरी? गांव में हड्डच कंप मच गया। यह पहली बार था कि किसी अमीर और पंचायत सदस्य के घर बड्ढी चोरी हुई हो। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अब किसे दोष दिया जाए। कुछ लोग अब खुलकर कहने लगे, कल तो रामस्वरूप के घर की तलाशी हुई थी। अगर वही होता तो आज रात ये चोरी कैसे होती? लगता है कोई चालाक आदमी है जो खुद को बचा रहा है। तभी किसी ने कहा, कल रात मोहन और कुछ लड़के पहरा दे रहे थे, फिर भी चोरी हो गई। मतलब चोर गांव के रास्तों और लड्ढैकों से भी बचकर निकल गया। रुख धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ औरतें जिनकी आंखों में पहले शक था, अब चुप होकर सोच रही थीं कि कहीं हमने गलत तो नहीं समझा। भोलाराम ने तुरंत दोपहर में पंचायत दोबारा बुलाई। उसका चेहरा गंभीर था। चौपाल में भीड़ पहले से ज्यादा आई। बनवारी चीखते हुए बोला, मेरा तो घर छीन लिया किसी ने, अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करूंगा। भोलाराम ने कहा, हमने पहले भी कहा था, चोर कोई चालाक है, हम फिर से ज्यादा सख्ती करेंगे, रात में पूरा गांव पहरा देगा। एक बूढ़ा बोला, अब सिर्फ गरीबी को आधार बनाकर शक करना सही नहीं, चोर अमीर घर पर भी हाथ साफ कर चुका है। यह सुनकर भीड़ में कुछ लोगों ने सिर हिलाया। धीरे धीरे बात फैल रही थी कि रामस्वरूप बेगुनाह हो सकता है। रामस्वरूप घर लौटकर बेहद शांत दिख रहा था, जबकि मोहन की आंखें आज पहली बार उम्मीद से भरी थीं। उसने कहा, बाबूजी, आप देखना, अब गांव को सच्चाई समझ आ रही है।
अब वो लोग खुद सवाल कर रहे हैं। रामस्वरूप थोड़ी देर चुप रहा। सच तो देर से ही सही, मगर खुद चमकता है बेटा। हमें बस इस समय भी संयम नहीं छोड़ना चाहिए। धनिया ने सूखे हाथ पोंछते हुए कहा, ईश्वर पर भरोसा रखना ही सबसे बड़ी ताकत है। गुड़िया ने पास बैठकर कहा, बाबूजी, क्या अब कोई हमें दोष नहीं देगा? रामस्वरूप ने बेटी को गोद में लेकर कहा, नहीं, अब सब जान जाएंगे बेटा, धीरे धीरे। उधर लालू अचानक थोड़ा डरने लगा था। उसे लगा कि अगर रोज चोरी होती रही तो कहीं लोग शक से उसका नाम भी न लेने लगें। इसलिए उसने सोचा कि कुछ दिन रुकना चाहिए, लेकिन लालच छोड़ना कठिन था। उसके साथी हरिया ने कहा, अगली बार हम गांव के बाहर बाजार से सामान बेचेंगे, डरने की बात नहीं। लालू ने सिर हिलाया, पर अब उससे भी नींद गायब होने लगी थी। किसी अनजाने डर की झलक उसकी आंखों में तैरने लगी। आज पूरे गांव ने तय किया कि हर गली में पहरा लगेगा। बूढ़े जवान सब जागने को तैयार थे। रामस्वरूप भी डंडा लेकर फिर से बाहर निकला, लेकिन इस बार फर्क यह था कि आज उसे देखकर किसी ने तंज नहीं कसा, बल्कि लक्ष्मण ने आगे आकर कहा, रामस्वरूप काका, आप भी साथ रहें तो हमें ताकत लगती है। ये शब्द सुनकर मोहन के भीतर एक अनकही खुशी जागी। रात शांति से गुजर गई। कोई चोरी नहीं हुई, मगर गांव वालों के मन में साहस आने लगा था, एकता का। चौथे दिन की सुबह कुछ कम बोझिल थी, पर भरोसा अभी भी हवा में थम सा गया था। हालांकि एक रात बिना चोरी बीती, फिर भी लोगों ने राहत की सांस लेते हुए उठना शुरू किया। गांव के बीच वाले कुएं पर औरतों की भीड़ थी, पर आज बातचीत का स्वर थोड़ा बदला हुआ था। एक औरत बोली, रामस्वरूप के घर की तलाशी ली गई, मगर कुछ नहीं मिला। ऊपर से अब बनवारी के घर भी चोरी हुई। दूसरी बोली, हमें अपनी आंखों से जो नहीं देखा उस पर इल्जाम रखना गलत हुआ। ऐसा पहली बार हुआ था कि गांव की औरतें खुद रामस्वरूप की तारीफ कर रही थीं। आधे गांव को अब लगने लगा कि चोर कोई बाहरी गुंडा हो सकता है, या कोई ऐसा जिसने गांव वालों का भरोसा पहले ही जीता हुआ हो। कुछ नौजवानों ने रात पहरा देते देते तय किया कि संदिग्ध लोगों पर नजर रखेंगे, जैसे कि लालू, जो अक्सर दिन भर इधर उधर घुटने खुजाता घूमता था और कभी खेत कभी बस्ती के बाहर मंडराता रहता। लक्ष्मण ने मोहन से कहा, कल रात मुझे दूर से कोई झाड़ी में दिखा था, लंबा सा, मुझे लगा लालू जैसा चल रहा है। मोहन की आंखों में चमक उभरी। हां, मैंने भी 2-3 बार उस पर ध्यान दिया है। दोपहर को भोला राम ने सबको बुलाया और कहा कि रात पहरा फिर जारी रहेगा, लेकिन अब कुछ ऐसे लोगों को भी शामिल करेंगे जिनका गांव में बर्ताव ढुलमुल है। रामस्वरूप खड़ा हुआ और पहली बार बिना डरे बोला, अगर पंचायत अनुमति दे तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले लालू से पूछताछ होनी चाहिए। वह हमेशा रात को बाहर दिखाई देता है और उसके पास कोई मेहनत का काम नहीं। चारों ओर हलचल हुई। कुछ लोग सहम गए, क्योंकि किसी ने अब तक लालू का नाम पंचायत में खुलकर नहीं लिया था। भोला राम ने गहरी आवाज में कहा, ठीक है, रात को यदि कोई उसे घूमता देखे तो पकड़कर चौपाल में लाया जाए। ये सुनते ही लालू, जो थोड़ी दूर खड़ा सब सुन रहा था, कुछ घबराया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। शाम को लालू अपने घर की चौखट पर बैठा था। पास में उसका बोरा एक कोने में छिपा था, जिसमें चोरी का थोड़ा बचा सामान था। उसने सोचा, अब भागना ही ठीक होगा, पर अभी सबकी नजर मुझ पर है। हरिया से मिलने का मन किया, लेकिन वह गांव से बाहर गया हुआ था। लालू अकेला पड़ चुका था। उसने फैसला लिया कि अगर रात में मौका मिला तो वह चोरी का सारा सामान पैदल ही अगले गांव ले जाएगा और वहां से भाग जाएगा। रात लगभग 11 बजे। पहरे पर आज मोहन, लक्ष्मण, घनश्याम और 2 और लड़के थे। वे लगभग हर गली में बारी बारी से घूम रहे थे। तभी मोहन ने झाड़ी की तरफ एक परछाई देखी। एक आदमी बोरे जैसा कुछ उठाए हुए तेज चल रहा था। उसने बिना देर किए फुसफुसाकर कहा,
वो देखो। सभी ने देखा कि वह लालू ही था। उन्होंने चुपचाप उसके पीछे जाना शुरू किया। लालू खेतों की ओर तेजी से बढ़ रहा था, शायद गांव से बाहर निकलने की कोशिश में। लड़कों ने गति बढ़ाई। अचानक मोहन ने चिल्लाया, अरे पकड़ो, वह भाग रहा है। लालू चौकन्ना होकर तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन पेड़ों और पगडंडियों में भागते वक्त उसके पैर में कुछ फंसा और वह गिर गया। उसका बोरा खुलकर फट गया और चोरी के पैसे और जेवर जमीन पर बिखर गए। लक्ष्मण और घनश्याम ने उसे पकड़ लिया। मोहन ने डंडे से धमकाते हुए कहा, अब बोल, चोरी तूने की है ना? लालू हांफता हुआ बोला, छोड़ो, मैं सब बता दूंगा, मेरी जान मत लो। पहली बार असली चोर का नाम सामने था। एक तरफ डर और नाराजगी, दूसरी तरफ संतोष कि सच का पता चल रहा है। रात के बीच गांव में हल्ला मच गया, चोर पकड़ा गया, लालू चोर है। गांव वाले अपनी अपनी लाठियां लेकर निकल पड़े। भोला राम को जगाकर बुलाया गया। गांव के लोग खड़े थे और लालू को बांधकर खड़ा किया गया। कुछ औरतें कह रही थीं, देखा, हमें बेगुनाहों पर शक नहीं करना चाहिए था। रामस्वरूप की घरवाली रोती थी, बेचारी। और वहीं रामस्वरूप खड़ा सब देख रहा था, पर उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बस एक गहरी सच्ची शांति थी। मोहन की आंखों में गुस्सा भी था और गर्व भी कि सच उजागर हुआ। रात के लगभग 3 बजे थे। गांव की चौपाल पर मशालें जलाई गईं। पूरा गांव लालू को घेर कर खड़ा था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थीं, हाथ पीछे बांध दिए गए थे और आंखों में डर साफ झलक रहा था। सामने पंचायत के सदस्य खाटों पर बैठ चुके थे, भोला राम, बनवारी, हरिया और बाकी बुजुर्ग। पर आज माहौल पहले जैसा नहीं था। आज पंचायत तानाशाह जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि अपराध के सामने झुकी हुई दिख रही थी। भोला राम ने गुस्से में दाढ़ी खरोंच कर पूछा, बोल लालू, कब से कर रहा था ये चोरी? लालू घबराता हुआ बोला, पहली चोरी मैंने बनवारी साहू के घर से की थी और फिर वहीं से माल उठाकर मैं हरिया के साथ बांटने वाला था, पर लालच बढ़ गया तो दूसरी बार भी चोरी करने चला गया। बनवारी दांत पीसकर बोला, तो तूने ही मेरा घर लूटा, तूने हम सबको सबके सामने बेइज्जत कर दिया और ऊपर से शक रामस्वरूप जैसे सीधे आदमी पर डाला। लालू रोते हुए बोला, मैंने सोचा सब गरीबों पर ही शक करेंगे और मुझे कोई याद नहीं करेगा। मैं शहर भागने की सोच रहा था, लेकिन चौपाल की भीड़ में से आवाज आई, रामस्वरूप इज्जतदार है, उसी पर हमने शक किया, हमें शर्म आनी चाहिए। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। भोला राम उठकर खड़ा हुआ। पंचायत अपना फैसला सुनाती है। लालू गांव का अपराधी है। चोरी कबूल करने पर भी इससे सजा मिलेगी। इसे कल सुबह पुलिस के हवाले किया जाएगा। लेकिन इसके बाद उसने धीमे स्वर में कहा, और पंचायत को यह भी स्वीकार है कि हमने बिना सबूत के रामस्वरूप और उसके परिवार को अपमानित किया। हम सबसे पहले उनसे माफी मांगते हैं। हर ओर सन्नाटा फैल गया। भोला राम और पंचायत के सदस्यों ने उठकर रामस्वरूप के पास जाकर हाथ जोड़ दिए। लोगों में फुसफुसाहट थी, देखो पंचायत खुद शर्मिंदा है, पहली बार हुआ है ऐसा। बनवारी ने भी कहा, रामस्वरूप भाई, हमसे भूल हुई, हम पर जो बीता है उसका गुस्सा हमने तुम जैसे सच्चे आदमी पर निकाला, हमें माफ करना। रामस्वरूप ने नम्र स्वर में कहा, मैं इंसाफ चाहता था, बदला नहीं। अगर आज सच सामने आ गया है तो बस भगवान का शुक्र है। धनिया कुछ दूर खड़ी थी, आंखें भर आईं। कुछ औरतें उसके पास आईं और कहा, बहन, तू सच में धीरज वाली है। हम सबने तेरे परिवार पर शक किया, क्षमा करना। गुड़िया चुपचाप मां से लिपटी रही। मोहन ने आगे बढ़कर पंचायत के सामने कहा, मेरे पिता ने कभी किसी का 1 रुपया नहीं छीना। आपने जो बर्ताव किया उसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। पर मैं चाहता हूं कि अब गांव में किसी के साथ बगैर सबूत के ऐसा ना हो। यह सुनकर कई लोग सिर झुकाकर खड़े रह गए। गांव की सामूहिक बैठक, नया प्रस्ताव,
सुबह होने से पहले तक पंचायत ने निर्णय लिया कि रामस्वरूप से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाएगी। गांव में नई व्यवस्था बनेगी कि बिना प्रमाण किसी गरीब या अमीर पर जल्दबाजी में आरोप नहीं लगाया जाएगा। चोरी के नुकसान की भरपाई के लिए गांव के लोग मिलकर बनवारी के घर की मदद करेंगे ताकि लालू से लिया हुआ सामान वापस न मिले तो भी गांव साथ दे। सूरज की पहली रोशनी चौपाल से निकलकर रामस्वरूप के आंगन में पड़ी। पंचायत के कई लोग उसके घर पर आए और एक थाली में फूल और हल्दी चावल रखे, एक तरह से सम्मान सूचक। रामस्वरूप ने झुककर स्वीकार किया, लेकिन वह बोले नहीं। बस भीतर एक शांति थी। सच टूट तो सकता है पर हारता नहीं। गांव की औरतों ने कहा, हम अपने हाथों से आपके आंगन में खाने का भोज रखेंगे। गांव के बुजुर्ग बोले, आज से रामस्वरूप इस गांव का बड़ा आदरणीय व्यक्ति माना जाएगा। गुड़िया ने आकर धीरे से कहा, बाबूजी, लोग अब हमें फिर से प्यार कर रहे हैं। रामस्वरूप ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखकर कहा, प्यार से बढ़कर कोई धन नहीं बेटा। गांव में सुबह की धूप उतर चुकी थी, मगर रामस्वरूप के घर की रात जैसी खामोशी अब भी बनी हुई थी। हालांकि पंचायत ने माफी मांग ली थी, लालू पकड़ लिया गया था, फिर भी मन के भीतर जो गहरी चोट लगी थी वो शब्दों से मिट नहीं सकती थी। मोहन दरवाजे की दहलीज पर बैठा मिट्टी में लकड़ी से कुछ लकीरें बना रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और थकान भी। इतने दिनों में उसने पहली बार खुलकर यह सोचा कि क्या एक दिन सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा। धनिया घर के भीतर कपड़े समेट रही थी। वह बाहर नहीं निकली क्योंकि कल की यादें ही आंखों को नम कर दे रही थीं। उसने सोचा, लोगों की माफी तो मिल गई, पर कल तक वही लोग हमारे बच्चों की तरफ मुंह मोड़ लेते थे। इसी समय रामस्वरूप ने धीरे से कहा, धनिया, सच की जीत तो हुई है, मगर मन को समझाना समय का काम है। धनिया ने पूछा, क्या आप अब भी सोचते हैं कि हमें यह गांव छोड़ देना चाहिए? रामस्वरूप कुछ पल चुप रहे। नहीं, उन्होंने शांत स्वर में कहा, इस गांव ने हमें अपमान भी दिया, मगर सच सामने आने पर यही गांव झुका भी। अगर हम खुद गांव छोड़ दें तो लोग कहेंगे, देखो, सच जानते हुए भी इन्हें भरोसा नहीं रहा। धनिया पहली बार धीमे से मुस्कुराई, तुम्हारा संयम ही हमारी असली दौलत है। गुड़िया घर के बाहर मिट्टी में कुछ फूल तोड़ती हुई अपनी मां के पास आई। तभी पास के 3 बच्चे, सोनी, चंचल और दीपक, धीरे धीरे आंगन के पास आए। पहले कुछ दिन से उन्होंने गुड़िया से बात नहीं की थी। आज वे सिर झुकाए खड़े थे। दीपक बोला, गुड़िया, हम सब खेलेंगे। हम सबको अच्छा नहीं लगा कि तू उदास रहती है। गुड़िया ने उसकी ओर देखा। एक पल को आंखों में संकोच आया, फिर वह मुस्कुरा दी। तीनों बच्चे घर के बाहर तितलियों के पीछे भागने लगे। घर में पहली बार बच्चों की हंसी गूंजी। यह छोटी सी हंसी रामस्वरूप के कानों में किसी नई सुबह की तरह लगी। मोहन ने दूर से यह दृश्य देखा। वह सोच में पड़ गया, शायद जिंदगी फिर से सामान्य हो सकती है। शाम को रामस्वरूप अपने खेत देखने गए। मोहन भी साथ चला गया। खेत की मिट्टी में हल्की नमी थी, हवा में ठंडक थी। दोनों कुछ देर तक बिना बोले चलते रहे। आखिर मोहन ने कहा, बाबूजी, मैं सोचता हूं कि शायद गांव में रहकर भी अपनी इज्जत वापस पाई जा सकती है, पर मैं अब और मेहनत करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि लोग हमें सिर्फ गरीब ना कहें, बल्कि मेहनत से सफल होता देखें। रामस्वरूप ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। यही तो असली ताकत है बेटा। हमारी गरीबी हमारी लाचारी नहीं, हमारे संघर्ष का प्रमाण है। अगर तू मेहनत से कुछ नया करना चाहता है तो मैं तेरा साथ दूंगा। मोहन ने पहली बार पिता को गले लगा लिया। आंखों में आंसू थे, लेकिन अब ये आंसू दुख के नहीं, गर्व और प्रेम के थे। अगले दिन कुछ गांव वाले स्वयं रामस्वरूप के घर आए। कोई दाल लेकर आया, कोई दूध। उन्होंने कहा, भाई, हमने जो गलत फहमी में सोच लिया था
उसका बोझ हमारे दिल पर है, कृपया इसे स्वीकार करो। धनिया ने विनम्रता से कहा, हमने आपको माफ किया, अब हम बस चाहते हैं कि आगे किसी गरीब पर बिना वजह उंगली ना उठे। बुजुर्ग रामपाल ने कहा, यही सीख पूरे गांव के लिए है। गांव में अब एक नई बात की चर्चा शुरू हो गई। हमें गांव में एक छोटी पाठशाला बनानी चाहिए ताकि बच्चों को सही शिक्षा और सोच मिले। रामस्वरूप ने कहा, अगर यह सच में बने तो मैं अपनी जमीन का एक कोना स्कूल के लिए दान करने को तैयार हूं। यह सुनते ही सब दंग रह गए। भोला राम ने सिर झुकाते हुए कहा, रामस्वरूप, तू सच में इस गांव की आत्मा है। रात को रामस्वरूप अपने आंगन में बैठे थे। नीम के पेड़ से पत्ते सरसराते हुए गिर रहे थे। उन्होंने आसमान की ओर देखा, तारे चमक रहे थे। उनके भीतर एक संतोष जाग रहा था। इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए जीता है। जो सच के साथ चलता है उसे देर से सही पर न्याय मिलता है। गुड़िया पास आकर बोली, बाबूजी, आज तारे बहुत उजले लग रहे हैं। रामस्वरूप ने प्यार से कहा, हां बेटी, शायद हमारी जिंदगी में भी अब उजाला लौट आया है। दोपहर की धूप जैसे आज पहली बार गांव के चेहरों पर चमक लेकर उतरी थी। चौपाल पर अनोखी हलचल थी। इस बार न तो किसी पर शक था और न कोई झगड़ा। चर्चा किसी और ही बात की थी। गांव में एक छोटा विद्यालय बनना चाहिए ताकि बच्चों को सही शिक्षा और सोच मिले, ताकि अगली पीढ़ी अंधे शक और नाश से बच सके। इस विचार का केंद्र बना था रामस्वरूप का घर। सुबह सुबह गांव के मुखिया और कुछ बुजुर्ग रामस्वरूप के घर आए। भोला राम इस बार हाथ में पूजा की सुपारी और हल्दी चावल की थाली लेकर आया। उसके साथ बनवारी, वह व्यक्ति जिसके घर से चोरी हुई थी और जिसने पहले रामस्वरूप पर शक किया था। लेकिन आज उसके चेहरे पर अफसोस नहीं, सम्मान था। भोला राम ने रामस्वरूप के चरणों के पास थाली रखते हुए कहा, पंचायत ने तय किया है कि गांव का पहला स्कूल तुम्हारे दान से बनने वाले भूखंड पर बनाया जाएगा और हम सब तुम्हारे प्रति आभार व्यक्त करने आए हैं। रामस्वरूप थोड़ी देर शांत खड़ा रहा, फिर बोला, आप लोग गांव की भलाई के लिए खड़े हैं, यही मेरे लिए सम्मान है। यह मेरा नहीं, पूरे गांव का काम होगा। मोहन पास खड़ा सब सुन रहा था। बैठक खत्म होने के बाद वह पिता के साथ बैठा और बोला, बाबूजी, अगर गांव में स्कूल बनने लगे तो मैं भी खेत के साथ साथ उस स्कूल में बच्चों को थोड़ा पढ़ाना सीख सकता हूं। शायद मुझे शहर जाने की जरूरत ना पड़े। रामस्वरूप की आंखें चमक उठीं। बेटे में यह बदलाव उसे एक नई आशा की तरह लगा। उन्होंने कहा, अगर तू पढ़ाना सीखना चाहता है तो गांव की सच्ची उन्नति वहीं से शुरू होगी। मोहन ने मुस्कुराकर अपनी किताबें निकालीं, जो बरसों पहले 8वीं तक उसने पढ़ाई की थीं। उसने कहा, फिर से पढ़ूंगा ताकि दूसरों को भी पढ़ा सकूं। अगले दिन शाम को पूरे गांव की बैठक बुलाई गई। गांव के बीच चौपाल में एक छोटी सी परंपरागत सम्मान सभा की गई। नर्म लाल कपड़े के ऊपर एक लोटा जल रखा गया और तुलसी के पत्ते। गांव की ओर से भोला राम ने घोषणा की, आधिकारिक रूप से पंचायत रामस्वरूप जी को गांव का सम्मानित अभिभावक घोषित करती है और उनके परिवार से वचन लेती है कि आगे हर निर्णय में उनकी सलाह ली जाएगी। लोगों ने तालियां बजाईं। कुछ लोगों की आंखों में आंसू तक आ गए। धनिया ने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया। गुड़िया ने नए कपड़े पहने और खुश होकर गांव की औरतों को प्रसाद दिया। उस दिन शाम को गांव में पहली बार बिना डर के दिए जले। कुछ घरों में रोटियां बनने की महक और बच्चों की हंसी एक साथ गूंज रही थी। 2 दिन बाद गांव के लोग एक मिट्टी का हिस्सा साफ कर रहे थे, वही जमीन का कोना जो रामस्वरूप ने स्कूल के लिए दिया। मोहन और लक्ष्मण मिट्टी खुदाई कर रहे थे, बाकी युवक लकड़ी और खोखर जमा कर रहे थे। रामस्वरूप ने पहला पत्थर रखते हुए कहा, यह सिर्फ विद्यालय नहीं, नई सोच का प्रतीक है। लोगों ने मिलकर शुभारंभ किया
और मिट्टी के तसले भर भर कर लाए। ये वही गांव था जो 3 दिन पहले एक दूसरे पर शक कर रहा था और आज कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। रात को रामस्वरूप और मोहन आंगन में खाट पर लेटे थे। मोहन बोला, बाबूजी, मैं सोच रहा हूं जब स्कूल बन जाए तो गांव के बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं बल्कि सच और न्याय की सोच भी सिखानी चाहिए। रामस्वरूप ने धीरे से कहा, और इससे बेहतर शिक्षक कौन होगा जिसने खुद बेइज्जती झेली हो और फिर इज्जत कमाई हो। दोनों हंस पड़े। चांद ऊपर चमक रहा था, जैसे पूरी कहानी को देख रहा हो और कह रहा हो, अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, सच्चाई की रोशनी दबती नहीं। 3 हफ्ते बीत चुके थे और गांव के बीच जिस जमीन पर एक समय पंचायत बहस करती थी, वहां अब लकड़ियों और घास फूस से बनी एक अस्थाई पाठशाला का ढांचा खड़ा हो चुका था। गांव के लोगों ने अपने हाथों से मिट्टी उठाई थी, खपरेलों से छत बनाई थी और लकड़ी के तख्तों से बच्चों के लिए बैठने की चौकी तैयार की थी। एक छोटे से काले स्लेट को दीवार से टांग दिया गया। यही बना गांव का पहला ब्लैक बोर्ड। सुबह सुबह मोहन कपड़े पर हाथ फेरते हुए अपने पुराने स्कूल के समय की कॉपी और किताब निकाल रहा था। चेहरा गंभीर लेकिन उत्साहित था। रामस्वरूप ने माथे पर तिलक लगाकर उसके हाथ में एक नई घड़िया दी और कहा, तू आज सिर्फ पढ़ाने नहीं जा रहा, तू गांव की तकदीर लिखने जा रहा है। पहली बार पाठशाला में 5-6 बच्चे एक एक करके आए, झिझकते हुए। उनमें सोनी और चंचल भी थे, जो गुड़िया के दोस्त थे। साथ ही 2 छोटे गरीब बच्चे जिनके माता पिता खेतों में काम करते थे। मोहन ने स्लेट पकड़ी और सबसे पहले हिंदी का पहला अक्षर अ लिखा। बच्चों ने आश्चर्य से देखा। मोहन धीरे धीरे बोलने लगा, ये अ है, अ से अनाज जो खेत हमें देता है और जिसका हम सब आदर करते हैं। बच्चे मुस्कुराने लगे और धीरे धीरे अपनी स्लेटों पर वही अक्षर उतारने लगे। गांव के कुछ बुजुर्ग दूर से यह दृश्य देख रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, देखो, यही असली उजाला है। शाम को धनिया घर के बाहर बैठी थी कि 3 गांव की औरतें, मालती, सुशीला और गोमती बुआ, उसके पास आईं। मालती ने कहा, धनिया बहन, क्या हमारे बच्चे भी वहां पढ़ सकते हैं? हम अनपढ़ रह गए, पर कम से कम हमारे बच्चे पढ़ें। धनिया ने मुस्कुराकर कहा, अब यह स्कूल सबका है और अगर आप चाहें तो आप भी शाम को आकर थोड़ा पढ़ाई सीख सकती हो। औरतें एक दूसरे का चेहरा देखकर हंस पड़ीं, शर्माते हुए, जैसे पहली बार कोई सपना देखने की इजाजत मिल गई हो। पंचायत ने भी अब खुले दिल से सहयोग देना शुरू किया। भोलाराम ने गांव के कोष से कुछ पैसे स्कूल को दिए। पहली बार यह मदद एक सच्चे उद्देश्य के लिए थी और इस बार किसी के मन में कोई विरोध नहीं था। बनवारी साहू ने कहा, अगर जरूरत हो तो मैं बच्चों की कॉपियां और स्लेट मंगवा सकता हूं। उन शब्दों में पिछला पछतावा नहीं, बल्कि भविष्य निर्माण की इच्छा थी। रात को मोहन नीम के नीचे बैठकर बच्चों के नामों की सूची बनाता रहा। आज वह शिक्षक बना था, बिना डिग्री लेकिन पूरे दिल से। रामस्वरूप ने आकर कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि बदनामी के बाद भी आदमी समाज को रोशनी दे सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बेटे को लोग गुरुजी कहेंगे। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, अगर आपने हिम्मत नहीं दी होती तो मैं भी हार चुका होता। दूसरे हफ्ते तक स्कूल में 10-15 बच्चे आने लगे। गरीबी, जाति, ऊंच नीच सब भूलकर वे एक साथ बैठते और अ से अंत और एक से कर्म लिखना सीखते। मोहन कभी कभी गांव की कहानियां सुनाकर उन्हें संस्कार भी सिखाता। एकता क्या होती है और सच्चाई का मूल्य क्या होता है। बच्चों के माता पिता शाम को जब खेतों से लौटते और देखते कि उनके बच्चे घर आते ही स्लेट पर कुछ लिखते हैं, तो उनके चेहरे पर एक नई रोशनी उतरती, जैसे सपने पहली बार हकीकत बनते दिख रहे हों। धीरे धीरे गांव के लोग अब लालू जैसे अपराध को केवल चोरी नहीं बल्कि शिक्षा की कमी का परिणाम मानने लगे।
पंचायत ने एक और निर्णय लिया। अब हर व्यक्ति जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, महीने में एक दिन स्कूल के निर्माण कार्य में श्रमदान करेगा। अब कोई शर्म नहीं थी। जमींदार और गरीब एक साथ मिट्टी ढो रहे थे। एक शाम गांव की बैठक में रामस्वरूप उठा और बोला, अगर आप सब चाहें तो हम स्कूल के साथ एक सत्य कथा सभा शुरू करें, जहां हर रविवार को हम बच्चों और बड़े दोनों को जीवन की बातें, न्याय, भाईचारे की सीख दें, ताकि फिर कभी किसी के साथ अन्याय न हो। लोगों ने खड़े होकर समर्थन किया। गांव ने रामस्वरूप की बातें अब न केवल सुनी, बल्कि उन्हें अपना मार्गदर्शन मान लिया। मोहन ने एक दिन पढ़ाई के बाद बोर्ड पर लिखा, सत्यमेव जयते, और सभी बच्चों से कहा, इसका मतलब है सच की हमेशा जीत होती है। बच्चों ने जोर से दोहराया। पास खड़ा रामस्वरूप यह सुनकर भावुक हो गया। गुड़िया तालियां बजाते हुए बोली, अब हमारा भी स्कूल है। उस दिन रामस्वरूप ने आसमान की ओर देखते हुए शांत मन से कहा, जिस गांव ने कभी इसे शक से देखा, अब वही गांव इस पर विश्वास लिख रहा है। स्कूल को शुरू हुए अब 1 महीना बीत चुका था। वह जो कभी सिर्फ एक मिट्टी का आंगन था, अब सबके सपनों की दिशा बन चुका था। गांव वालों की सुबह अब खेत और पाठशाला दोनों के नाम पर शुरू होती थी। जिस मोहल्ले में कभी चोरी और शक की बातें होती थीं, अब बच्चों की अ और आ की आवाजें गूंजती थीं। हर सुबह मोहन सबसे पहले आता, स्लेटों को पोंछता और खड़िया से तारीख लिखता। तब रामस्वरूप धीरे धीरे आकर आंगन बुहारता, मानो शिक्षा का मंदिर तैयार कर रहा हो। धीरे धीरे आसपास के गांवों में यह बात फैलने लगी। उमरपुर में बिना पैसे वाला एक युवक अपने गांव में बच्चों को खुद पढ़ा रहा है। कुछ बूढ़े लोग बोले, आज कल के लड़के तो बस मोबाइल और शहर की बात करते हैं, पर यह लड़का, इसके भीतर कुछ है। एक दिन पास के गांव भोलिया से एक बूढ़ा मास्टर जी आए। नाम था दयानंद। उन्होंने मोहन को पढ़ाते देखा और कहा, बेटा, मैंने जिंदगी भर पढ़ाया है, अब रिटायर हूं। यदि मंजूरी हो तो मैं हफ्ते में एक दिन आकर इन बच्चों को गणित सिखा सकता हूं। मोहन हैरान हुआ और प्रसन्न भी। यह गांव की सीमाओं के पार पहली मदद थी। किसी दिन दोपहर बाद डाकिया एक चिट्ठी लेकर आया। उस पर लिखा था, जिला शिक्षा कार्यालय, विशेष सराहना और सहायता हेतु पत्र। पत्र में लिखा था कि जिले के एक अधिकारी ने मोहन के इस ग्रामीण प्रयास के बारे में सुना है और वे स्कूल को कुछ पुस्तकें और काला बोर्ड देने के लिए तैयार हैं। पत्र के अंत में लिखा था, यदि आप चाहें तो हम आपके गांव को अनौपचारिक शिक्षा केंद्र के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। धनिया ने चिट्ठी पढ़ते हुए खुशी से कहा, देखा, मेहनत का फल मिलता है। मोहन को लगा जैसे उसके जीवन का सपना धीरे धीरे गांव के बाहर भी सुना जा रहा है। इसी बीच पंचायत ने निर्णय लिया कि स्कूल के लिए एक स्थायी मिट्टी ईंट की छोटी इमारत बनाई जाए। गांव से धन इकट्ठा होना शुरू हुआ। कुछ लोग मजदूरी करके ईंट लाए, किसी ने अपने घर से लकड़ी दी। बनवारी साहू ने अपने ट्रॉली वाले बैल के माध्यम से गांव से ईंट ढुलाई मुफ्त में की। यह वही बनवारी था जिसने कभी रामस्वरूप पर शक किया था। अब वह हर सुबह बच्चों को गुड़ और पानी बांटता था। एक शाम खेत के किनारे रामस्वरूप और मोहन बैठे थे। आसमान नारंगी रंग से भर चुका था। मोहन बोला, बाबूजी, अगर यह स्कूल पंजीकृत हो जाए तो मैं आगे चलकर इसे बड़े विद्यालय में बदलना चाहता हूं, जिसमें दूसरी कक्षाएं भी हों, 5वीं तक, 8वीं तक, और फिर एक दिन हाई स्कूल। रामस्वरूप शांत स्वर में बोले, तेरे सपने में पूरा गांव शामिल होगा बेटा, तू अकेला नहीं है। मोहन मुस्कुराया, आपकी यही बात मुझे रोज नई ताकत देती है। एक दिन पंचायत ने बच्चों के सामने एक सभा की, जिसमें हर बच्चे के सामने अपने माता या पिता को खड़ा करके कहा गया, आज हम सब इन बच्चों को यह विश्वास दिलाते हैं कि ये पढ़ लिख कर हमसे ज्यादा समझदार बने,
और आगे चलकर समाज की नई दिशा बने। बच्चों ने तालियां बजाईं, कुछ माताएं रो उठीं खुश होकर। रात को घर में दीपक जला था। धनिया ने कहा, पहले हम लोग अपनी गरीबी के लिए शर्मिंदा रहते थे, मगर आज लगता है कि यह घर अब प्रकाश का रास्ता बन गया है। रामस्वरूप ने उसकी ओर देखा। इस घर में ईमानदारी की आग कभी बुझी नहीं, उसी की रोशनी अब बाहर तक फैली है। गुड़िया पास आकर बोली, अम्मा, कल मैं स्कूल में अपनी पहली कविता सुनाऊंगी। क्या कविता? सच्चाई का दीप जलाना, झूठ से मत घबराना। धनिया ने उसे गले से लगा लिया। उसी रात मोहन ने एक कागज पर लिखा, स्कूल का अगला कदम, आधिकारिक पंजीकरण, पुस्तकालय के लिए जगह बनाना, साप्ताहिक नैतिक सभा, और नीचे लिखा, मकसद सिर्फ पढ़ाई नहीं, इंसान बनाना। रामस्वरूप वह कागज देख मुस्कुराया और बोला, अब तू सिर्फ बेटा नहीं, भविष्य का निर्माता बन गया है। और नीम के पेड़ की पत्तियां हवा में झूमने लगीं, मानो संसार भी इस बदलाव का स्वागत कर रहा हो। स्कूल की मिट्टी की दीवारों पर अब धीरे धीरे चूना पुता जाने लगा था। मोहन और गांव के लड़कों ने मिलकर एक छोटा सा हाथ से बना गेट भी तैयार कर दिया था। ऊपर लकड़ी की पट्टी लगी थी जिस पर सफेद रंग से लिखा था। गांव में पहली बार ऐसा लगा जैसे कोई उत्सव आने वाला हो, क्योंकि जिला कार्यालय से आखिरकार मान्यता का अस्थायी पत्र आ गया था। उसमें लिखा था कि यदि स्कूल 6 महीने तक नियमित रूप से चलता रहा और बच्चों की उपस्थिति ठहराव में रही तो इसे आधिकारिक प्राथमिक विद्यालय का दर्जा दे दिया जाएगा। भोला राम पंचायत में खड़े होकर बोला, यह हमारा सौभाग्य है। हम सब मिलकर बच्चों के लिए एक छोटी समारोह रखेंगे, गांव का पहला स्कूल उत्सव। लोगों ने तालियां बजाईं। हर घर में बात फैल गई कि अगले रविवार पाठशाला का दिन बनाया जाएगा। औरतें एक साथ बैठकर हलवा बनाने की बात करने लगीं। गोमती बुआ ने कहा, प्रसाद चढ़ेगा और बच्चों को गुड़ चना मिलना चाहिए। बनवारी ने कहा, मैं अपनी पगड़ी पहनकर जमीन पर बैठूंगा। खुशी है कि आज हमारा गांव पढ़ने लिखने की राह पर चल रहा है। मोहन ने स्कूल के बच्चों को गीत सिखाना शुरू किया। हम बच्चे उमरपुर के सच की राह चलेंगे, ज्ञान का दीप जलाकर अंधेरा दूर करेंगे। बच्चे एक स्वर में गाने लगे। हर शाम आवाज दूर तक गूंजती, किसी तरह का गर्व जिसे शब्द मिले हों। रविवार की सुबह गांव के बीच पाठशाला के सामने रंगोली बनी हुई थी। नीम के नीचे एक छोटी चटाई बिछी, एक किनारे डुगडुगी रखी जिससे बजाकर सभा शुरू होनी थी। भोला राम और अन्य पंचायत सदस्य आए, लेकिन इस बार वे कुर्सियों पर नहीं बैठे बल्कि जमीन पर बच्चों के आगे झुके हुए बैठ गए। सम्मान में मोहन ने गांव के नाम एक छोटा भाषण दिया। आज हमारा गांव एक नई पहचान बन रहा है। मैं गांव के हर व्यक्ति का धन्यवाद करता हूं कि आप सब सिर्फ बच्चों के पिता और माता नहीं, बल्कि अब शिक्षक और मार्गदर्शक भी बन गए हैं। लोगों की आंखें चमक उठीं। फिर बच्चों ने गीत गाया, कविता सुनाई और कुछ ने स्लेट पर अक्षर लिखकर दिखाए। सभी तालियां बजाने लगे। बड़ी बात यह हुई कि पास के भोलिया गांव से भी कुछ लोग देखने आए थे। वे बोले, हम भी अपने गांव में ऐसा करना चाहते हैं। दयानंद मास्टर जी जो पास वाले गांव से आकर पढ़ाते थे, उन्होंने एक छोटा सम्मान पत्र मोहन और रामस्वरूप को दिया। उस पर लिखा था, समाज निर्माता सम्मान, उमरपुर ग्राम। रामस्वरूप ने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया, लेकिन कहा, यह सम्मान मेरा नहीं, गांव का है। सब लोग एक स्वर में बोले, जय जय। उस दिन शाम को जब बच्चे बैठे तो मोहन ने उनसे एक छोटी कहानी सुनाई। लालू की कहानी, चोरी करने वाले की, और कैसे शिक्षा और मेहनत से जीवन सुधारा जा सकता था। मोहन ने कहा, लालू ने गलत रास्ता चुना, पर हम इस स्कूल में सीखेंगे कि छोटा रास्ता नहीं, सही रास्ता चुनना चाहिए। बच्चों ने गंभीर होकर सिर हिलाया।
धीरे धीरे शाम को रामस्वरूप अकेले स्कूल के सामने बैठा था। उसे अब याद आया कि वही जगह कभी शक, अपमान और कड़वाहट का केंद्र थी, पर आज वहां ज्ञान और सच्चाई के स्वर गूंजते थे। धनिया ने उसके पास आकर कहा, इतनी खुशी मैं बहुत वर्षों बाद देख रही हूं। लगता है जैसे भगवान ने हमारे दुख की तपस्या का फल दिया है। रामस्वरूप मुस्कुराया और बोला, हमारी कहानी अब लोगों को बताई जाएगी कि मेहनत और सच कभी व्यर्थ नहीं जाता। अंत में मोहन ने सब बच्चों से कहा, हर शनिवार को हम सभी बच्चों में से एक को सच्चा विद्यार्थी चुनेंगे जो सच्चाई, मेहनत और मदद में सबसे आगे हो। बच्चों ने वाह कहकर तालियां बजाई। स्कूल अब सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि गांव की आत्मा बन चुका था और नीम के पत्तों ने फिर हवा में ताली बजाई, जैसे कह रहे हों, उमरपुर जाग उठा है। एक दिन सुबह स्कूल में पढ़ाई चल रही थी, तभी मुख्य रास्ते से 2 साइकिलें दिखीं। उन पर जिला शिक्षा विभाग के 2 अधिकारी आ रहे थे। एक ने कोट पहना था और दूसरे के हाथ में फाइल थी। मोहन ने यह देखकर बच्चों को शांत बिठाया। पंचायत और कुछ गांव वाले भी दौड़कर आए ताकि अतिथियों का स्वागत किया जा सके। अधिकारी ने रामस्वरूप और मोहन से हाथ मिलाकर कहा, आपके स्कूल की चर्चा ब्लॉक कार्यालय तक पहुंची है। यह जानकर आश्चर्य हुआ कि बिना सरकारी सहायता आप लोगों ने इतना बड़ा कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने कक्षा में जाकर बच्चों से सवाल पूछे। एक बच्चे ने अ से अनाज और क से कर्म लिखा। एक बच्ची ने सत्यमेव जयते पढ़कर सुनाया। अधिकारी मुस्कुराए और बोले, ये तो किसी सरकारी स्कूल से भी अच्छा माहौल है। कुछ देर बाद उन्होंने मोहन को एक आधिकारिक पत्र दिया। आपके विद्यालय को ब्लॉक स्तर पर उद्यमशील ग्रामीण शिक्षा केंद्र के रूप में नामित किया जाता है। जल्द ही पुस्तक और डेस्क भेजे जाएंगे। गांव वाले खुशी से झूम उठे। धनिया ने तुरंत अधिकारी को पानी और गुड़ दिया। भोला राम भावुक होकर बोला, हमारा गांव अब सच में आगे बढ़ रहा है। अगले हफ्ते मोहन और रामस्वरूप को एक और चिट्ठी मिली। इस बार यह ब्लॉक शिक्षा सम्मेलन का निमंत्रण था। उसमें लिखा था कि मोहन और रामस्वरूप को समुदाय प्रेरक सम्मान दिया जाएगा। चाहे तो वे 2 बच्चों को भी अपने साथ ला सकते हैं जो कार्यक्रम में कविता या गीत सुना सकें। गांव में यह पहला अवसर था कि किसी कार्यक्रम के लिए बाहर से बुलावा आया हो। धनिया ने मोहन के लिए साफ कुर्ता निकाला और कंधे पर सफेद गमछा रखने को कहा। मोहन मुस्कुराकर बोला, अम्मा, अब मैं शहर जैसा दिखूंगा शायद। मोहन ने बच्चों से पूछा कि कौन कविता पढ़ेगा। सोनी ने हाथ उठाया और बोली, मैं पढ़ूंगी गुरुजी। और रवि नाम के एक लड़के ने कहा, मैं गीत लेकर चलूंगा। सभी बच्चों ने ताली बजाकर उन्हें प्रोत्साहित किया। गांव में उत्साह की लहर दौड़ गई। कार्यक्रम वाले दिन मोहन, रामस्वरूप और 2 बच्चे तालियों के बीच गांव से निकले। पूरा गांव उन्हें छोड़ने आया। कुछ औरतों ने आरती भी उतारी। दयानंद मास्टर जी भी साथ गए। ब्लॉक सभागार में दर्जनों गांवों के प्रधान, शिक्षक और अधिकारी मौजूद थे। मंच पर मोहन और रामस्वरूप को सम्मान पत्र और शॉल पहनाया गया। सभा में शिक्षा अधिकारी ने कहा, यह प्रमाण है कि बदलाव सरकार से नहीं, समाज से शुरू होता है। उमरपुर जैसे गांव हमें सिखाते हैं कि समाज खुद आगे आ सकता है। लोगों ने तालियां बजाईं। सोनी ने अपनी कविता सुनाई, सच्चाई का दीप जलाना, और सभी मंत्रमुग्ध हो गए। रवि ने गीत गाया और भीड़ ने ताली बजाकर साथ दिया। लौटते समय मोहन धीमे से बोला, बाबूजी, कभी मैंने सोचा नहीं था कि शहर के लोग हमारी मेहनत को भी पहचानेंगे। मेरा मन कह रहा है हम यहीं से आगे इंटर कॉलेज तक ले जाएंगे। रामस्वरूप गर्व से बोला, तू आगे बढ़, पूरा गांव तेरे साथ चलेगा। गांव वापस लौटने पर बच्चों ने उन पर फूल बरसाए। अब उमरपुर का नाम दूर दूर तक मान सम्मान की बात बन चुका था। उसी समय लालू का जिक्र एक बार फिर आया, लेकिन इस बार कहानी के रूप में कि कैसे एक गांव में अज्ञानता और लालच का रास्ता एक युवक को जेल तक ले गया। यह कहानी बच्चों के पाठ में शामिल हो गई।
गलत रास्तों के परिणाम। रात को मोहन ने पिता से कहा, अगर हमारी पाठशाला इस तरह मान्यता हासिल कर रही है तो हम 6ठी 7वीं कक्षा की तैयारी भी शुरू कर सकते हैं। शायद सरकार से मदद मिले, और अगर न मिले तो गांव एकजुट होकर बना सकता है। रामस्वरूप ने कहा, हां, गांव अगर एक बार उठ खड़ा हुआ है तो अब पीछे नहीं हटेगा। गुड़िया भागकर आई और बोली, भैया, कल मैं भी पढ़ाने में मदद करूंगी। मैं छोटी कक्षा वालों को गिनती सिखा सकती हूं। सब हंस पड़े। चांदनी रात में नीम के नीचे बैठकर रामस्वरूप ने खुद से कहा, मैं बस किसान था, पर अब मैं अपने बेटे के साथ एक नई पीढ़ी बो रहा हूं। मोहन ने पास बैठते हुए कहा, पहले हमारी पहचान गरीब परिवार थी, अब लोग हमें गांव का शिक्षक और समाज निर्माता कह रहे हैं। और चांद तिरछा होकर नीम के पत्तों पर चमक रहा था, जैसे कह रहा हो, अभी रास्ता लंबा है लेकिन रोशनी अब साथ है। स्कूल की अस्थायी झोपड़ी अब शिक्षा का केंद्र बन चुकी थी, लेकिन अगला कदम था एक पक्की इमारत, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी गरिमा के साथ पढ़ सकें। पंचायत और गांव के लोग मिलकर तय कर चुके थे कि अगली पूर्ण पंचायत सभा में स्कूल की नींव रखने की तिथि तय की जाएगी। सप्ताह की एक शाम पंचायत ने चौपाल पर सभा बुलाई। सब लोग बैठ चुके थे, बुजुर्ग, युवा और महिलाएं तक। भोला राम उठकर बोला, आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, आज हम फैसला करेंगे। गांव के सभी लोग मिलकर ईंट गारा और सामान इकट्ठा करेंगे। पैसा चाहते तो सरकार से मांग सकते हैं, लेकिन पहले हम अपने दम पर शुरुआत करेंगे। लोगों ने एक स्वर में कहा, हां। फिर सबसे दिल को छू लेने वाला दृश्य हुआ। सभा में एक बुजुर्ग ने कहा, रामस्वरूप भाई, इस स्कूल के संरक्षक के रूप में आप ही इस निर्माण को आरंभ करवाइए। हम सब आपके पीछे हैं। रामस्वरूप ने हाथ जोड़कर कहा, आप लोगों ने जो सम्मान दिया है, मैं उसका ऋणी हूं। मैं कल से ही खेतों के काम के बाद स्कूल की जगह पर खुदाई करूंगा। उसके बाद जो भी जमीन समतल करनी होगी हम सब मिलकर करेंगे। उसकी बात सुनकर सभी ने जोर से जय कहा। गांव के छोटे बच्चों तक ने तालियां बजाईं। एक हफ्ते बाद गांव के बीच में एक छोटा समारोह रखा गया, नई पक्की इमारत की पहली ईंट रखने के लिए। मोहन ने अपने हाथ में थोड़ी मिट्टी ली और जमीन के एक कोने में रखी। रामस्वरूप ने ईंट उठाकर उसी जगह रखी। धनिया ने लौटे से पानी छिड़का और गुड़ मिश्री बांटी। सब लोगों ने मिलकर मिट्टी ढोना शुरू किया। किसी के हाथ में तसला, किसी के सिर पर मिट्टी, कोई गिट्टी ला रहा था। गांव के ऊंच नीच सभी भेद उस दिन मिट चुके थे। उसी शाम डाकिया आया और मोहन को एक नया पत्र दिया। यह पत्र एक बड़े कॉलेज, शहर के सरकारी महाविद्यालय से था। उसमें लिखा था, हमारे वार्षिक कार्यक्रम में ग्रामीण शिक्षा विषय पर भाषण हेतु आपको पीपल्स टीचर के रूप में आमंत्रित किया जाता है। मोहन ने यह पत्र पढ़ते हुए पिता की ओर देखा। बाबूजी, वो मुझे शहर में भाषण देने बुला रहे हैं, क्या मैं जाऊं? रामस्वरूप की आंखों में फिर वही गर्व झलक आया। यह तो गांव का सौभाग्य होगा बेटा, और हां, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। चाहे खाट पर ही क्यों ना बैठूं, तुझे बोलते देखना चाहता हूं। समारोह वाले दिन गांव की गाड़ी में मोहन, रामस्वरूप, धनिया और कुछ बच्चे शहर के कॉलेज पहुंचे। सबके पास साधारण कपड़े थे, लेकिन चेहरे पर गर्व की चमक। कॉलेज का सभागार बड़ा था। मंच पर नाम लिखा था, समुदाय प्रेरक और ग्रामीण शिक्षा मॉडल, उमरपुर स्कूल की कहानी। मोहन ने मंच पर जाकर अपनी आत्मीय भाषा में बताया कि कैसे उनके गांव में बिना पैसों के सिर्फ विश्वास और मेहनत से एक विद्यालय बन रहा है। उसने कहा, हमारे पिता ने हमें मेहनत और सच्चाई सिखाई। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आज वही शिक्षा हमारे गांव को बदल रही है। मेरा सपना है कि एक दिन मेरे गांव के बच्चे भी कॉलेज में आएं, मगर वह सफेद जूते पहनकर नहीं, मेहनत और सम्मान लेकर। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। कई लोग भावुक हो गए।
कार्यक्रम के बाद कई अध्यापक आगे आए। उन्होंने कहा, हम आपके गांव आना चाहते हैं। कुछ ने मोहन से कहा, आपको यह भाषण किताब में छपवाना चाहिए। मोहन ने विनम्रता से कहा, यह अकेले मेरा काम नहीं, ये मेरे गांव का काम है। जब शाम को सभी गांव लौटे तो गांव वालों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। बच्चों ने मोहन को घेर लिया। गुरुजी, गुरुजी, आपने शहर में क्या कहा? गुड़िया ने उत्साह से कहा, मेरा भैया अब टीवी पर आएगा एक दिन। लोग हंस पड़े। रात को रामस्वरूप और मोहन आंगन में बैठे थे। रामस्वरूप ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा गांव का नाम रोशन करेगा। मैं अनपढ़ हूं, पर आज मुझे लग रहा है जैसे मैं पढ़ा लिखा हूं। मोहन ने उत्तर दिया, बाबूजी, अगर आपने धैर्य नहीं दिखाया होता तो ये स्कूल कभी नहीं बनता। आप ही इस गांव की असली रीढ़ की हड्डी हो। दोनों की आंखों में पानी भर आया, मगर वह आंसू अब दुख के नहीं थे, वह सम्मान और प्रेम के थे। अगले दिन फिर ईंटें ढोई गईं। पंचायत ने तय किया कि अब महीने में 2 बार सामुदायिक श्रम दिवस होगा, जहां हर घर से कोई एक व्यक्ति आकर स्कूल की इमारत बनाने में हाथ बटाएगा। रामस्वरूप ने लाठी उठाते हुए कहा, अभी इमारत अधूरी है, लेकिन आत्मा बन चुकी है। और पूरा गांव फिर एक स्वर में जुट गया, क्योंकि अब यह स्कूल नहीं, उनका स्वाभिमान बन चुका था। नए स्कूल की इमारत आधी बन चुकी थी। दीवारें उठने लगी थीं और नींव अब मजबूत दिखने लगी थीं, लेकिन मानसून के बादल आसमान में घिरने लगे थे। अचानक गांव में एक तेज बारिश आई, जिसने कच्ची दीवारों को नुकसान पहुंचाया। 2 किनारे की दीवारें गिर गईं। सुबह जब मोहन और ग्रामवासी काम पर पहुंचे तो सब ठिठक कर खड़े रह गए। लोगों में मायूसी थी। लक्ष्मण बोला, इतना काम किया था, एक रात में आधे से ज्यादा फिर मिट्टी हो गया। कुछ लोगों की आंखों में निराशा तैर आई। धन, गारा, मजदूरी सब एक हद तक ही था। लगातार बारिश होती रही तो निर्माण रुकने लगा। पंचायत में अगले ही दिन बैठक हुई। भोला राम ने कहा, अब निर्माण के लिए सामान लाने को हमारे पास काफी कम रुपये बचे हैं। अगर बारिश 2 हफ्ते और चली तो गारा पत्थर का खर्चा दुगुना हो जाएगा। कई लोगों ने कहा, हम चाहें तो ऊपर से अनुदान मांग सकते हैं, पर कागजी काम महीने 2 महीने ले लेगा। पहली बार गांव को फिर से हार सा महसूस होने लगा। मोहन सबकी बातें सुनता रहा। चेहरे पर चिंता भारी थी। उस रात घर में खाना पकाते हुए धनिया ने मोहन को उदास देखा। उसने पूछा, क्या तू अब हार मान रहा है? मोहन ने धीमे से कहा, नहीं अम्मा, लेकिन शायद अब मदद मांगनी पड़ेगी, गांव के बाहर से भी। तो मांग लो, रामस्वरूप ने कहा। इमारत बनना जरूरी है, चाहे मदद कहीं से भी आए, लेकिन स्कूल बच्चों का भविष्य है। मोहन को अचानक याद आया कि शहर वाले कॉलेज में जिन शिक्षकों ने भाषण के बाद तारीफ की थी, उनमें से 2 लोगों ने कहा था, अगर कभी कोई जरूरत हो तो हमें बताना। अगली सुबह मोहन ने शहर जाने का निश्चय किया, मदद के लिए। मोहन अकेले बैलगाड़ी पकड़कर शहर पहुंचा। कॉलेज में पुराने शिक्षक खोजे, उनसे मिला, झिझकते हुए कहा, सर, हमारा स्कूल आधा बनकर रुका है, ईंट और छत डालने को पैसा नहीं है, क्या कुछ मदद मिल सकती है? शिक्षकों ने सलाह दी, तुम जिला कार्यालय में एक आवेदन जमा करो। हम 2-3 प्रोफेसरों से बात कर सकते हैं कि वे कुछ दान कर दें। मोहन ने आवेदन लिखा और सौंप दिया। उसे पूरा भरोसा नहीं था कि क्या होगा, पर उसने कोशिश की। गांव में उसी समय रामस्वरूप हल्का बुखार लेकर चारपाई पर पड़ गया। थकावट और बरसात की ठंडी हवा ने असर किया। धनिया ने माथा सहलाया, तुमने लगातार श्रम किया है, अब शरीर जवाब देने लगा है। जब गांव वालों ने देखा कि रामस्वरूप काम पर नहीं आया, वे तुरंत उनके घर पहुंचे। बूढ़े और जवान सब खड़े रहे, जैसे पिता ही बीमार हो गया हो। धनिया ने हल्दी दूध बनाया। मोहन की अनुपस्थिति में पूरा गांव रामस्वरूप की सेवा में लग गया।
एक बच्चा गुड़िया से बोला, तू चिंता मत कर, तेरे बाबूजी अच्छे हो जाएंगे। 2 दिन बाद मोहन लौटा। उसने गांव को इकट्ठा किया और बताया, शहर में कुछ लोगों ने मदद का भरोसा दिया है। संभव है कि कुछ सप्ताह में सीमेंट और लकड़ी मिल जाए, पर अभी 2 हफ्ते खुद मेहनत से बचाव करना होगा। गांव वालों का मन फिर जाग उठा। लालू की जेल की कहानी अब सबके मन में आई, लेकिन वे बोले, हम एक चोर की वजह से नहीं हारेंगे, हम अब शिक्षा की वजह से लड़ेंगे। रामस्वरूप की तबीयत धीरे धीरे ठीक हुई। वह लाठी के सहारे स्कूल के पास आकर बैठ गया। लोग कहते, काका बस बैठे रहें, आपकी मौजूदगी ही हमें ताकत देती है। और हर दिन थोड़ी थोड़ी गीली मिट्टी हटाकर मजबूत ईंट और गारा रखा जाने लगा। धनिया और गांव की महिलाएं चाय और गुड़ बानी लाकर मजदूरों को देती। पूरा गांव फिर एकजुट होकर लगा। एक शाम जब काम निपटाकर सब जा रहे थे, मोहन ने देखा दूर से डाकिया आ रहा है, हाथ में एक लिफाफा लिए। लिफाफे में लिखा था, शिक्षा सहायता कोष से 810,000 की सहायता स्वीकृत। गांव के बच्चे और बड़े सब खुशी से चिल्ला उठे, जय हो। मोहन ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, पिताजी, अब यह इमारत पक्की बनकर ही रहेगी। और रामस्वरूप ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, सच्ची शिक्षा की राह भले कठिन हो, लेकिन अंत में वही रास्ता मंजिल को ले जाता है। बारिश का मौसम निकल चुका था। चली आ रही मेहनत और एकजुटता ने आखिर वह दिन लाकर खड़ा कर दिया जिसका महीनों से इंतजार था। गांव के बीच बनी स्कूल की नई पक्की इमारत अब पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। लाल ईंटों की दीवारें, पक्की छत, सामने एक छोटा दरवाजा जिस पर सफेद रंग से लिखा था, उमरपुर ग्राम विद्यालय, सच, शिक्षा और संस्कार। दीवारों पर बच्चों ने रंगीन चित्र बनाए थे, खेत, सूरज, पुस्तक और नीम का पेड़। उद्घाटन के लिए जिले के कुछ बड़े अधिकारी, दयानंद मास्टर जी, शहर से 2 प्रोफेसर और कई आसपास के गांव वाले आने वाले थे। मंच बनाया गया, केले के पत्तों और गेंदे के फूलों से सजावट हुई। पूरा गांव मिलकर तैयारी में लगा। धनिया ने नया साड़ी पहना, रामस्वरूप ने साफ धोती कुर्ता और सिर पर सफेद गमछा। मोहन ने हल्का नीला कुर्ता पहना और छोटे बच्चों को पंक्तिबद्ध खड़ा किया। मुख्य अतिथि पहुंचे। जिस व्यक्ति ने पहले मोहन का भाषण सुना था वह भी आया और बोला, मैंने कई योजनाएं देखी, लेकिन ऐसा जुनून कहीं और नहीं देखा। फीत काटा गया, तालियों की गड़गड़ाहट। उसी समय बच्चों ने पाठशाला गीत गाया। मोहन ने पूरा स्कूल दिखाया, पुस्तकालय का छोटा कमरा भी, जिसे उन्होंने ज्ञानकोश नाम दिया था। समारोह में रामस्वरूप को माइक दिया गया। चारों ओर सन्नाटा था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, पहले हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा था, उस समय हम टूटा महसूस करते थे, पर आज लगता है कि वही घटना हमारे लिए भगवान का इशारा थी, ताकि हम शिक्षा का रास्ता चुने, न कि बदले का रास्ता। आज जिस स्कूल का उद्घाटन हुआ है, इसमें ना मेरा नाम लिखा जाए न किसी खास का, बस इतना लिखा जाए, ये गांव की मेहनत और विश्वास की देन है। लोगों की आंखें भर आईं। अधिकारियों ने मोहन को जन शिक्षक सम्मान दिया। बच्चों ने गुलदस्ता दिया। मोहन ने पिता के आगे झुककर वही सम्मान पत्र रखा और कहा, ये आपका है बाबूजी। रामस्वरूप की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह आंसू अब केवल गर्व के थे। अब स्कूल में 6 कक्षाएं निर्धारित हो गई थीं, 1 से 8वीं तक की योजना। शहर से किताबें और ब्लैक बोर्ड भी पहुंच गए। गांव वालों ने तय किया कि अगली बार वे उमरपुर उच्च विद्यालय की तरफ कदम बढ़ाएंगे, यानी हाई स्कूल। दयानंद मास्टर जी बोले, अब यह स्कूल पास के 3 गांवों के लिए भी शिक्षा का केंद्र बनेगा। भोलाराम ने कहा, हमारा गांव अब इज्जत से जाना जाता है। कभी चोरी के कारण बदनाम था, आज शिक्षा के कारण सम्मानित है। उद्घाटन के बाद शाम को सब लोग लौटे। रामस्वरूप फिर से नियम के नीचे बैठे। उनके पास मोहन आया और बोला, बाबूजी,
अब हमारा सपना आगे और बढ़ाना है, आगे कॉलेज और गांव का अपना पुस्तकालय। रामस्वरूप ने हंसते हुए कहा, तू रुकना मत, जहां स्कूल बना वहीं कॉलेज भी बनेगा। अगर मैं जिंदा रहा तो तेरे साथ खड़ा रहूंगा, और अगर ना रहा तो मेरी आत्मा इस नियम की हवा में तुझे आशीर्वाद देती रहेगी। मोहन ने पिता के पैरों को छू लिया। गुड़िया पास आकर बोली, भैया, अब मुझे भी बड़ी कक्षा में जाना है और एक दिन मैं भी टीचर बनूंगी। सभी हंस पड़े और आकाश में धीरे धीरे तारे चमकने लगे। गांव की रात रोशनी से भर चुकी थी। दिए जल रहे थे, सिर्फ किसी त्योहार के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी जीत के लिए जिसमें कोई आडंबर नहीं था, केवल सच्चाई, शिक्षा और एकता की चमक थी। उस दिन रामस्वरूप ने मन में कहा, चाहे दर्द कितने आए हों, अगर हम सच और शिक्षा का दीप जलाते रहे तो अंधेरे हमेशा हारेंगे। और धीरे धीरे हर घर से एक स्वर उठने लगा, सत्यमेव जयते। नई स्कूल इमारत की शुरुआत के बाद गांव में उत्साह था। शिक्षा का उजाला फैल चुका था। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। जहां उजाला है वहीं कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं जो सबको झकझोर कर सोचने पर मजबूर कर देते हैं। पिछले कुछ दिनों से रामस्वरूप लगातार स्कूल और खेत का काम देखने में लगे थे। उम्र का असर शरीर पर दिखने लगा था। एक शाम स्कूल से वापस आकर वह थकान से खटिया पर बैठते ही हांफने लगे। धनिया दौड़कर आई। लगता है थोड़ा बुखार है, उन्होंने धीरे से कहा। मगर अगले दिन हालत और बिगड़ गई। सांझ होते होते तेज बुखार के साथ उनका शरीर कांपने लगा। गांव का वैद्य आया, कुछ जड़ी बूटी की दवा दी, पर उसने मोहन को अलग बुलाकर कहा, तुम्हारे बाबूजी बहुत थक गए हैं, इन्हें अब आराम की जरूरत है। मोहन घबरा गया। रात भर वह चारपाई के पास बैठा रहा। गुड़िया पिता के हाथ को पकड़कर रोने लगी। धनिया आंखों में आंसू लिए बैठी थी, पर चेहरा मजबूत रखने की कोशिश कर रही थी। अगले सुबह यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि रामस्वरूप बीमारी से कमजोर हो गए हैं। लोग आते जाते रहे, कोई फल लाया, कोई दवा। लक्ष्मण बोला, अगर रामस्वरूप काका को कुछ हो गया तो गांव टूट जाएगा। भोला राम और पंचायत के बुजुर्ग भी आकर बैठे। सबने कहा, आज हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। मोहन बैठा हुआ पिता की हथेली में तेल की मालिश कर रहा था। उसने धीरे से कहा, बाबूजी, आपने ही तो सिखाया कि हार नहीं माननी चाहिए। आप जल्दी ठीक हो जाइए, अभी तो हमें कॉलेज बनाना है। रामस्वरूप ने धीमे से उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में कमजोरी के बावजूद शांति थी। बेटा, मैंने तुझ जैसा बेटा पाया है, इससे बड़ा जीवन में और क्या चाहिए। फिर रुका और कहा, अगर मैं न रहूं तो। ऐसी बात मत कहो बाबूजी। मोहन रोने लगा। रामस्वरूप ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, रो मत, यही तो जीवन की परीक्षा है। तू मजबूत बन और अपने सपने पूरे कर। शाम को पंचायत ने फैसला किया कि सब लोग स्कूल में दिया जलाकर सामूहिक प्रार्थना करेंगे। सभी गांव वाले, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग स्कूल में जमा हुए। एक साथ सबने हाथ जोड़कर कामना की कि रामस्वरूप जी जल्द स्वस्थ हों। बच्चों ने मिलकर स्लेट पर लिखा, हम सब आपके साथ हैं बाबूजी। सुबह हल्की हवा चली। रामस्वरूप की सांस पहले से अब सामान्य लग रही थी। वैद्य ने कहा, अब बुखार उतर रहा है। गांव में राहत की सांस ली गई। मोहन की आंखों में अब कुछ चमक वापस आई। 2 दिन बाद रामस्वरूप थोड़ा उठकर बैठ पाए। गुड़िया ने कहा, बाबूजी, स्कूल वाले सब आपसे मिलने आए थे। सब ने कहा, जल्दी ठीक हो जाओ। रामस्वरूप ने धीमी आवाज में कहा, मैं अभी बहुत कुछ देखना चाहता हूं। उसी शाम जब रामस्वरूप थोड़ा ठीक लगने लगे, उन्होंने मोहन, धनिया और गांव के करीब 10 लोगों को पास बुलाकर कहा, यह स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं, ये भरोसा है। अगर कभी मेरे बाद भी कोई कठिनाई आए तो तू लोग डरना मत। सच्चाई और शिक्षा का रास्ता कभी बंद नहीं होना चाहिए। मेरी यही अंतिम इच्छा है। सभी सिर झुकाकर उनके सामने प्रणाम करने लगे।
उसी रात मोहन ने अपने कमरे में पिता की पुरानी लाठी लेकर उसे चूमा और कहा, मैं वचन देता हूं बाबा, ये लाठी सिर्फ सहारे के लिए नहीं, अब यह मेरे हाथ में रास्ता दिखाने की मशाल बनेगी। गांव के बाहर हवा में नीम की पत्तियां सरसराईं, जैसे खुद वक्त यह वादा सुन रहा हो। सर्दियों की हल्की धूप गांव उमरपुर के स्कूल की छत पर पड़ रही थी। बच्चों की आवाजें फिर से गूंज रही थीं। गुरुजी प्रणाम, आज हम नया पाठ सीखेंगे। स्कूल अब एक व्यवस्थित प्राथमिक संस्थान बन चुका था। रामस्वरूप अब पहले से बेहतर थे, पर उम्र ने शरीर को धीमा बना दिया था। वे रोज नीम के नीचे बैठकर स्कूल के बच्चों को खेलते, पढ़ते देखते और मुस्कुराते। एक सुबह पंचायत की सभा हुई। भोला राम ने सबके सामने सुझाव रखा, अब जब प्राथमिक स्कूल चल रहा है तो हम लोग उमरपुर उच्च विद्यालय का प्रस्ताव जिला कार्यालय को भेजें, ताकि हमारे बच्चे 5वीं के बाद पढ़ने के लिए दूसरे गांव न जाएं। सभी ने इस प्रस्ताव का पूरा समर्थन किया। मोहन ने खड़े होकर कहा, हां, यह अगला कदम होगा। हम गांव में 8वीं और 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई शुरू करेंगे। अगर सरकार सहयोग करे तो अच्छा, वरना गांव खुद निर्माण करेगा। गांव ने ताली बजाकर उसे समर्थन दिया। उस शाम रामस्वरूप ने मोहन को पास बुलाकर कहा, बेटा, तू अब गांव का शिक्षक ही नहीं, इसका पथ प्रदर्शक बन गया है। यह विद्यालय तेरा सपना है, जिसे तूने साकार कर दिया। मैं बूढ़ा हो गया हूं, पर तू आगे बढ़ता रहे। मोहन ने कहा, आपकी प्रेरणा बिना इस सब का कोई अर्थ नहीं था। रामस्वरूप ने अपनी पुरानी लाठी मोहन को थमा दी। ये ले, अब यह तुझ पर एक उत्तरदायित्व है कि तू सत्य, शिक्षा और सेवा से कभी पीछे न हटे। मोहन की आंखों में आंसू थे, पर उसने सिर भारी होकर झुका दिया। कुछ दिनों बाद गांव ने एक बार फिर सामूहिक सभा रखी। इस बार रामस्वरूप के जीवन और योगदान के सम्मान में लोग आए। औरतों ने आरती उतारी। बच्चों ने मंच पर लिखा, धीरज, सेवा और सत्य, रामस्वरूप बाबा की सीख। गांव के बुजुर्ग ने कहा, कभी हमने इन पर शक किया था, आज हम इनसे प्रेरणा लेते हैं। यही असली परिवर्तन है। हर घर से एक एक दिया लाकर स्कूल के सामने जलाया गया। एक बार फिर पूरा गांव प्रकाश से भर गया। रामस्वरूप अब रोज बच्चों के बीच बैठते, कहानियां सुनाते। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि अब समय आ रहा है मोहन पर सब कुछ सौंप देने का। एक दिन उन्होंने मोहन को बुलाकर कहा, अब मैं शांत मन से रहूंगा। यह देखना कि तू स्कूल को उच्च विद्यालय बनाता है, यही मेरी अंतिम इच्छा है। मोहन ने कहा, बाबूजी, आप हर सुबह स्कूल आएंगे, यह मेरा वचन है। रामस्वरूप मुस्कुराए और कहा, हां, अगर मैं इस धरती पर न रह सकूं तो भी इस नियम की छांव में मेरी आत्मा तेरा मार्ग देखेगी। गुड़िया और धनिया दोनों भावुक हो उठीं। कुछ ही समय बाद स्कूल की प्रार्थना सभा में पहली बार बच्चों ने कहा, आज से यह विद्यालय रामस्वरूप उच्च विद्यालय कहलाएगा। उनके नाम पर स्कूल का बोर्ड टांगा गया। गांव के लोग ताली बजा उठे। रामस्वरूप की आंखों में फिर आंसू आ गए, पर उन्होंने हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही वाक्य कहा, सत्यमेव जयते।